आज की कहानी की शुरुआत में हमें 1995 का सीन दिखाया जाता है, जहां लोगों को 3 अलग अलग जगहों से किसी लाश के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और इसी के साथ ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें 1999 का सीन देखने को मिलता है, जहां पर एक गीता नाम की जर्नलिस्ट किसी खास सिलसिले में एक सोशल एक्टिवेटर किसी रानी से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे श्रीलता नाम की एक औरत से मिलना है। दरअसल गीता श्रीलता को समझकर उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। रानी गीता से बताती है कि श्रीलता ने एक आदमी को मारने के बाद उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए थे, जिसके लिए उसको 7 साल की सजा भी हुई और तब से श्रीलता जेल में है और वो किसी से नहीं मिली। अब उसने ऐसा क्यों किया और इस मर्डर को करने के पीछे क्या राज है, यही सब गीता भी जानना चाहती है और इसीलिए वो रानी की मदद लेकर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो श्रीलता से कहती है कि मैंने तुम्हारी केस को अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कोर्ट ने जो तुम्हें सजा दी है वो पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन इस केस को समझने में कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि जब से तुम जेल में हो ना तो तुम किसी से मिली हो और ना ही किसी से बात की है, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी आज कहानी जानने के लिए आई हूँ। प्लीज मुझे शुरुआत से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। अब इसी के साथ कहानी साल 1994 में जाती है, जहाँ हम श्रीलता को उसके हस्बैंड प्रभाकर के साथ देखते हैं। ये दोनों अपनी जिंदगी से काफी खुश होते हैं। प्रभाकर भी आम लोगों की तरह जॉब करता है और इसी के साथ हमें एक कृष्ण नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ कपड़े धोने और उन्हें प्रेस करने का काम करता है। दरअसल श्रीलता ने इन्हें वो प्रेस खरीद कर दी थी ताकि ये लोग अपना घर चला पाए और श्रीलता समय समय पर उनकी मदद भी करती रहती थी, जिस कारण कृष्णा और उसके पिता श्रीलता को बहुत अच्छा मानते थे। कुछ दिन बाद श्रीलता के घर उसकी आंटी अपने बेटे उदय के साथ आती है। आंटी श्रीलता से उसके हस्बैंड प्रभाकर की बहुत बड़ाई भी करती है और उसके साथ बताती है कि गाँव में अपनी लड़कियों के लिए लोग प्रभाकर जैसा लड़का ढूंढते हैं, क्योंकि वो काफी पढ़ा लिखा है, इसी वजह से उसकी नौकरी वगैरह भी काफी अच्छी है। और फिर प्रभाकर भी आंटी और उदय से मिलता है और फिर प्रभाकर के ऑफिस जाने के बाद आंटी श्रीलता से बताती है कि खेती में नुकसान होने की वजह से मेरे पति ने 4 एकड़ की जमीन बेच डाली और अब हमारे पास एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने हस्बैंड प्रभाकर से बात करो कि वो मेरे बेटे उदय को जॉब दिलवा दे। अगर इसके पास जॉब भी नहीं होगी तो कौन इससे शादी करेगा। यहाँ आंटी की विनती सुनकर श्रीलता उनकी बात मान जाती है और उसके कहे अनुसार प्रभाकर उदय को जॉब भी दिलवा देता है, जिससे उदय और उसकी माँ काफी खुश हो जाते हैं और इसके लिए श्रीलता और प्रभाकर को कई बार शुक्रिया अदा भी करते हैं। इसके बाद जल्द ही दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम में एक बग फैल जाता है, जिसे Y2 के बग के नाम से लोग जानते हैं। इस बग की वजह से अमेरिका को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं, इसीलिए अमेरिका से इंडियन इंजीनियर की मांग बढ़ने लगी और अच्छे पैसे कमाने के लिए लोग जाने भी लगे। इसी के बाद कहानी पूरे 6 महीने के बाद बढ़ जाती है, जहाँ श्रीलता को पता चलता है कि उदय की जॉब अमेरिका में लग गई है। यहाँ श्रीलता की आंटी उसके एहसान को भूलकर उल्टा उसे ही सुना देती है कि मेरा बेटा उदय तुम्हारे पति से कम पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा बेटा उससे आगे निकल गया। इस बात को सुनकर श्रीलता को काफी बुरा लगता है और साथ ही उसे यह भी जलन होती है कि आखिर उदय कैसे इतना आगे निकल गया। इसलिए वो प्रभाकर से अमेरिका में जॉब लेने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका पति हमेशा सबसे ऊंची पोजीशन पर रहे। प्रभाकर उसे समझाता है कि मैं जिस जॉब में हूँ वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है और अमेरिका में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस फील्ड से जुड़े लोग ही जा सकते हैं और बाकी मुझे वहाँ जाने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ेगा और मुझे उसमें अपना नकली फेक वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा और ये काम मैं हर्ज-गिर्ज नहीं करना चाहता। प्रभाकर की ये बात सुनने के बाद भी श्रीलता उससे अमेरिका जाने की बात करती है, जिस पर प्रभाकर कहता है कि चलो मैं कोई दूसरा रास्ता देखता हूँ वहाँ जाने का। और फिर दोनों पति पत्नी एक दिन एक एजेंसी में पहुँचते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जिस पर इन्हें पता चलता है कि अमेरिका में कंप्यूटर एनालिस्ट की काफ़ी मांग है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए प्रभाकर को 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग करानी होगी और उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा और उसमें पास होने के बाद ही प्रभाकर का वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें करीब 6 लाख तक का खर्चा होगा। यहाँ श्रीलता अपने पति को अच्छे पोजीशन में देखने के लिए अपने सारे गहने बेचकर पैसों का इंतजाम करती है कि ताकि प्रभाकर सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दे। साथ ही प्रभाकर पूरा मन लगाकर ट्रेनिंग करता है और उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और जिसमें वो पास हो जाता है। प्रभाकर का अमेरिका जाना पूरी तरह तय है, मतलब कि अब प्रभाकर को अमेरिका जाने के लिए सिर्फ वीज़ा अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो श्रीलता के साथ मद्रास जाता है। लेकिन वीज़ा ऑफिस वो अकेला पहुंचता है, जहां पर उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है और इससे वो चाह कर भी अब अमेरिका नहीं जा सकता। मतलब कि उसकी इतनी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी और साथ ही वो डर रहा होता है कि वो श्रीलता को क्या फेस करेगा।
जाएगा, लेकिन उसे बताना तो पड़ता ही है। इसीलिए प्रभाकर हिम्मत करके श्रीलता से सब कुछ बता देता है और ये सुनकर श्रीलता काफी ज्यादा उदास और हैरान हो जाती है और उसे डर सताने लगता है कि उसके पति का सभी लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि श्रीलता ने पहले ही सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया था कि हम अमेरिका जा रहे हैं। फिलहाल वो अब भी हिम्मत नहीं हारना चाहती, इसलिए वो प्रभाकर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है। ये सुनते ही प्रभाकर श्रीलता से बताता है कि तुम चिंता मत करो कि 2 महीने के बाद मैं फिर से वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन श्रीलता नहीं चाहती है कि उसके पति का लोग मजाक उड़ाए, इसलिए वो प्रभाकर को यहीं रुकने के लिए बोलती है जब तक उसका वीजा नहीं लग जाता, और वो अकेले ही वापस जाना चाहती है ताकि सब लोगों को ये लगे कि उसका पति अमेरिका जा चुका है। यहाँ पर प्रभाकर उसकी ये बात मान जाता है और यहाँ श्रीलता अकेले ही वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो दोबारा से एजेंसी में जाकर उन्हें सब कुछ बताती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि इस बार प्रभाकर के वीजा की सिफारिश वो खुद कंपनी से करवाएंगे तो उसका वीजा जरूर अप्रूव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और ये सुनते ही श्रीलता समझ नहीं पाती कि वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। वो अपने पास रखा सारा कैश निकालती है और उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे होते हैं और साथ ही वो इस बारे में प्रभाकर से कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे उसको टेंशन होगी। अब ऐसे ही श्रीलता ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी उसके घर कोई आता है जो कि अपना नाम कृष्णा बताता है। दरअसल यहाँ पर राम कृष्णा प्रभाकर के कुछ पैसे लौटाने आया था जो उसने प्रभाकर से कभी उधार लिए थे। राम कृष्णा बताता है कि मेरा खुद का बिजनेस है जिस पर मैं लोगों को ब्याज पर लोन देने का काम करता हूँ। ये बताकर राम कृष्णा वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन श्रीलता काफी सोचने के बाद श्रीलता राम कृष्णा को फोन करती है और उनसे 2.5 लाख रुपए उधार मांगती है, जो कि राम कृष्णा खुशी खुशी उसको दे देते हैं और इसके मिलते ही वो सबसे पहले एजेंसी जाकर वो सारे पैसे उनको दे देती है। इसी के साथ कुछ और दिन का समय बीतता है और इसी के साथ हम अंधेरे में श्रीलता को कहीं चुपचाप जाते हुए देखते हैं। दरअसल प्रभाकर मद्रास से यहाँ चला आया था, जिसके यहाँ आने से श्रीलता बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अगर उसे किसी ने देख लिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि प्रभाकर अमेरिका नहीं गया है, जिस कारण श्रीलता उसे वापस जाने के लिए बोलती है। इस बात को सुनकर प्रभाकर मान तो जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे वीजा से रिलेटेड एजेंसी से कुछ पेपर भी लेने हैं, जिनके बनते ही मैं उन पेपर को लेकर वापस मद्रास चला जाऊंगा, जिसके लिए श्रीलता मान जाती है। यहाँ श्रीलता को पता चलता है कि टिकट और यहाँ रहने का खर्चा मिलाकर उसे अब भी 2 लाख की जरूरत होती है। इसलिए श्रीलता प्रभाकर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करके इंतजाम कर लूंगी। अगली सुबह श्रीलता के घर रामकृष्णा फिर से आता है और क्योंकि उसने पैसे बहुत पहले ही दे दिए थे, इसलिए उसको वापस लौटाने के बारे में रामकृष्णा आया होता है और उसको बताता है कि आप 10 दिन बाद भी पैसे वापस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आज से ही इंटरेस्ट यानी ब्याज लगा दूंगा। ये बात सुनकर श्रीलता रामकृष्णा से और 2.5 लाख की मांग करती है ताकि वो प्रभाकर के टिकट और रहने का इंतजाम कर पाए, और क्योंकि अब रामकृष्णा को 5 लाख पर ब्याज मिलेगा, इसीलिए वो तुरंत बाकी का 2.5 लाख श्रीलता को दे देता है। साथ ही वो कहता है कि अब आपको एक प्रोमिसरी नोट साइन करना होगा, जिसे लेकर मैं जल्द ही आ जाऊंगा। यहाँ श्रीलता हामी भरने के बाद खुशी खुशी प्रभाकर को बताती है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और जल्द ही हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और अब उसी शाम को जब श्रीलता प्रभाकर से मिलने जा रही होती है, तभी वहाँ प्रोमिसरी नोट साइन करवाने के लिए रामकृष्णा वहाँ पहुँच जाता है। इसे साइन करने के बाद वो श्रीलता से खाने के लिए कुछ मांगता है, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। और जब श्रीलता उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि रामकृष्णा शराब पी रहा है। यहाँ वो श्रीलता से माफी मांगता है और कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल खाने से पहले मेरी आदत है पीने की, इसीलिए मैंने ऐसा किया, बाकी आपके सामने पीने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहाँ श्रीलता उसे माफ कर देती है और खाना खाने के बाद रामकृष्णा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रीलता प्रभाकर से मिलने के लिए पहुंचती है, जिस दौरान वो काफी उदास होती है, पर वो प्रभाकर से कुछ नहीं बताती। और अब हालांकि रामकृष्णा रोज खाना खाने के बहाने श्रीलता को रोज परेशान करने लगता है, साथ ही वो यहाँ पर बैठकर शराब भी पीता है। और अब इन सब से श्रीलता को ये एहसास तो हो जाता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और उससे वो बहुत डरने भी लगती है। यहाँ श्रीलता सोचने लगती है कि वो अपने पति से सब कुछ बता देगी और प्रभाकर जब यहाँ रहेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी और वो रोज डर के साए में रहती है। उसी बीच उसे प्रभाकर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं आज रात के लिए ही मद्रास निकल जाऊंगा और इस बार मेरा वीजा भी हो जाएगा। और हालांकि आज वो आखिरी बार श्रीलता से मिलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद वो एक
दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए चुपचाप श्रीलता प्रभाकर से मिलने के बाद वापस चली जाती है। इस दौरान फिर से रामकृष्णा उसके घर पर आता है, जो शराब के नशे में श्रीलता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब श्रीलता इसका विरोध करती है तो रामकृष्णा उसको धमकी देता है, तुम रात को जिससे मिलने जाती हो मैं सभी को बता दूंगा। यहाँ रामकृष्णा को सब सच पता होता है कि श्रीलता अपने पति प्रभाकर से मिलने के लिए ही जाती है। और यहाँ वो श्रीलता से कहता है कि मैं तुमसे इंटीमेट होना चाहता हूँ और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा कि तुम दोनों ने मुझे अमेरिका जाने के नाम पर ठगा है। यहाँ प्रभाकर के भविष्य का सवाल होता है और श्रीलता को ना चाहते हुए भी श्रीलता रामकृष्णा के सामने झुकना पड़ता है। हालांकि श्रीलता को खुद से नफरत होती जा रही है और साथ ही रामकृष्णा भी अब रोज आने लगा था। इसीलिए एक रात श्रीलता नेल पॉलिश रिमूवर शराब में मिलाकर रामकृष्णा को पिला देती है और उसे बेहोश कर देती है। और इसके बाद वो ये बात कृष्णा को बताती है, जिसके बाद ये सीन हो जाता है कट। अगले सीन में हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस बहुत ही आराम से लाश की शिनाख्त करके उसकी गाड़ी को भी ढूंढ लेती है, क्योंकि ये लाश रामकृष्णा की होती है। और इसी के साथ पुलिस को रामकृष्णा की गाड़ी से साइन किया प्रोमिसरी नोट में मिलता है, इसलिए पुलिस उसकी घर की तलाशी लेती है। फिर पुलिस कृष्णा और इसके पिता को पकड़कर टॉर्चर करती है। इसके बाद वो बताता है कि रामकृष्णा को बेहोश करने के बाद उसको काट कर दफन करने का काम श्रीलता ने नहीं बल्कि मैंने किया है। और जब पुलिस श्रीलता को पकड़ने गई तो उसने अपने पति और कृष्णा को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जबकि उसने सिर्फ रामकृष्णा को बेहोश किया था। शायद यही कारण है कि वो ना तो अपने पति से मिलना चाहती है और ना ही किसी और से। उसे हमेशा अपने पति को टॉप पर देखना था, इसलिए वो हर बलिदान दे सकती थी। कुछ महीनों के बाद गीता श्रीलता के पति से उसकी बात करवाती है, जो इस वक्त अमेरिका में है। और उसने कई बार श्रीलता से मिलने की कोशिश की, लेकिन श्रीलता ही उससे मिलना नहीं चाहती थी, तो वो चुपचाप खामोशी से उसकी सजा पूरी होने का इंतजार करने लगा। गीता को श्रीलता की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला, जिससे अपने आर्टिकल में लिखती है, जैसे कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, न ही किसी को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। या शायद यही भूल श्रीलता ने भी की, लेकिन श्रीलता और प्रभाकर ने शादी की वो कसम पूरी शिद्दत से निभाई। इसे नाचरामी कहा जाता है। इसके बाद पति और पत्नी हमेशा साथ चलने का वादा करते हैं, कोई भी दूसरे को एक पीछे नहीं छोड़ेगा। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाते हैं। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, एक ने बातें छुपाकर तो दूसरे ने खुद छिपकर, लेकिन इनका रास्ता कमजोर नहीं पड़ा और आज तक प्रभाकर श्रीलता के सजा पूरी होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद अब शायद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। और इसी तरह दोस्तों हमारी आज की मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।